हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग MPS 003 दैट इज इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आप लोग का पेपर है 8 जुलाई को और यहाँ पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे और इजिली पास हो जाओगे। आप लोग को बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले समझते हैं कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट होते क्या है। आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि देश की पावर जो है लोगों के हाथ में होती है। लोग वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं और डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को वोट देने का अधिकार होता है। यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में compete करती हैं और लॉ जो है सबके लिए बराबर होता है ना। डेमोक्रेसी का मतलब पता है ना, फॉर द पीपल बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी में हम लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनते हैं, हमारे पास राइट होता है उन्हें चुनने का। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ये होती है डेमोक्रेसी वाली, है ना। यानी कि आप चुनते हो, आप उन्हें वोट देते हो और वो आपके लिए खड़े होते हैं, आपको रिप्रेजेंट करते हैं और वो लोग अकाउंटेबल होते हैं। ओके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है। इसको दो पार्ट्स में समझा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, कैसे समझा जा सकता है? एक तो होता है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और एक होता है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। ओके, देखो, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का मतलब है इलेक्शंस, वोटिंग, पॉलिटिकल कंपटीशन। वहीं अगर हम सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो इसका मतलब होता है इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, पार्टिसिपेशन, लोगों के राइट्स सच में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, ये सब। ओके, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था डेवलपमेंट। तो देखो, समझते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, पहले डेवलपमेंट को सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से जोड़ा जाता था, मतलब कि जीडीपी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन आज के टाइम में डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। आज के टाइम में डेवलपमेंट में एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इक्वालिटी और लोगों की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्लूड होती है। इसी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI का यूज किया जाता है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का रिलेशनशिप क्या है। इस पर बहुत टाइम से जो है डिबेट चलती आ रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स कहते हैं कि डेमोक्रेसी डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट लोगों के प्रति अकाउंटेबल होती है। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करेगी तो लोग नेक्स्ट इलेक्शन में उसे हटा सकते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम रेज कर सकते हैं, पब्लिक डिबेट होती हैं और पॉलिसीज लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट को भी सपोर्ट मिलता है, सिंपल। लेकिन जो इसके वैसे देखा जाए, जो इसके क्रिटिक्स हैं, वो लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी डेवलपमेंट को स्लो कर देती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में हर डिसीजन लेने से पहले डिस्कशन होता है, कंसल्टेशन होता है, पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग जो है प्रोसेस स्लो हो जाता है। और इस कंपैरिजन में लोग अक्सर जो है इंडिया को चाइना से कंपेयर करते हैं बहुत बार। ओके, क्योंकि चाइना में क्या होता है, चाइना में अथॉरिटेरियन सिस्टम है जहाँ पे डिसीजन जल्दी लिए जा सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होती है। लेकिन इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल फ्रीडम और सिविल लिबर्टी को भी इम्पोर्टेंस दी है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कई लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी की वजह से डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। अब अगर हम इसी क्वेश्चन में देखें कि इंडिया में डेमोक्रेसी ने डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट किया है, तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने 5 ईयर प्लान शुरू किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। इन प्लान्स का मेन एम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू पॉवर्टी कम करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना, ये सारी पॉलिसीज बनाई गई। इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत बढ़ावा दिया और इंडिया को जो है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। ये डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया था, ठीक है। इसके अलावा कई वेलफेयर प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए थे, जैसे कि मनरेगा, जो रूरल एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया जिसने एजुकेशन को प्रमोट किया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया जिसने सिटीजन को गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार दिया। साथ ही राइट टू इंफॉर्मेशन ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ाया।
ये सारे एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि डेमोक्रेसी के राइट्स डेवलपमेंट के टूल्स बन सकते हैं। लेकिन इंडिया के सामने कुछ चैलेंजेस भी आते रहे टाइम टू टाइम। क्या चैलेंजेस थे? कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए शॉर्ट टर्म प्रॉमिस करती है और फिर वो फुलफिल नहीं करती, इसीलिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स को इग्नोर किया जाता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बहुत बार स्लो हो जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद भी सबको इक्वल बेनिफिट नहीं मिलता। आज भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, कोई कोई रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप है, कोई कोई नहीं है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रूरल पुअर जैसे ग्रुप्स को कई प्रॉब्लम अभी भी फेस करनी पड़ती है, चाहे कितनी भी डेवलपमेंट हमारी कंट्री में हो गई हो, है ना। तो डेवलपमेंट का बेनिफिट हर एक इंसान तक इक्वली नहीं पहुंच पाया है। तो इससे हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप तो है लेकिन नेगेटिव भी है। ऑलराइट, इजी था क्वेश्चन, को इतना डिफिकल्ट नहीं है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, जितने आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे दे रखे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे उतना आपको इजीली क्वेश्चन याद होएगा। ऑलराइट, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्रिटिकली एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द फेडरल सिस्टम इन इंडिया। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार समझा दिया है, मास्टर्स वालों को अलग, बैचलर्स वालों को अलग, कि मेरे को ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे दिमाग में ना बैठ चुका है, मुझे लग रहा है। देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया में ना फेडरलिज्म फॉलो होता है। फेडरल सिस्टम होता क्या है? फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पावर सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास नहीं होती, पावर सेंटर और स्टेट दोनों के बीच इक्वली बांटी हुई है। ठीक है, इंडिया हमें पता है कि बहुत बड़ा और बहुत डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे लोगों की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, कल्चर हैं, उनके अलग अलग ट्रेडिशन है। तो इसी डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए इंडिया ने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया था। लेकिन इंडिया का फेडरल सिस्टम थोड़ा सा यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि यहाँ पे सेंटर और स्टेट में पावर बटी तो हुई है, लेकिन सेंटर के पास ज्यादा पावर है। तो इसीलिए हम इसे क्वासी फेडरल सिस्टम कहते हैं। ओके, क्वासी फेडरल का मतलब है कि सिस्टम फेडरल भी है लेकिन सेंटर को थोड़ी ज्यादा पावर दी गई है। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को कैसे डिवाइड करा है। कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग 7th शेड्यूल में देख सकते हैं कि हमें 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, इस लिस्ट के सब्जेक्ट पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ओके, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में स्टेट लिस्ट बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो है सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। ओके, अब देखो एक बात ध्यान रखना, अगर दोनों लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो जनरली जो है सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि जो सब्जेक्ट किसी लिस्ट में नहीं है उन पर लॉ बनाने की पावर सेंटर के पास होती है, स्टेट के पास नहीं होती। ओके, इसको हम लोग रेसिड्यूरी पावर भी कहते हैं। ओके, अब देखते हैं कि इंडिया को क्वासी फेडरल क्यों कहा जाता है। तो इंडिया में फेडरल फीचर्स हैं लेकिन सेंटर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर दी गई है। सबसे फेमस इसका एग्जाम्पल आर्टिकल 356 में है। इस आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो सेंटर उस स्टेट की गवर्नमेंट को हटाकर प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। और पास्ट में कई बार इसका मिसयूज भी हुआ था पॉलिटिकल रीजंस के लिए। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल है गवर्नर। देखो, गवर्नर को सेंटर अपॉइंट करता है, हमें ये चीज़ पता है। ठीक है, तो कई बार स्टेट्स ने अक्यूज किया है कि गवर्नर न्यूट्रल नहीं होते और सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं। इसके अलावा आईएएस और आईपीएस जैसे ऑल इंडिया सर्विस भी सेंटर को इन्फ्लुएंस जो है इन पे स्ट्रांग होता है। चाहे इन्हें काम स्टेट के लिए करना होता है बट ये सेंटर से अपॉइंट कर जाते हैं तो इनको भी सेंटर अपने तरीके से चलाती है। ठीक है, साथ ही साथ फेडरलिज्म का अगर हम एवोल्यूशन देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सालों तक कांग्रेस पार्टी जो है सेंटर और स्टेट दोनों में पावर में थी, इसीलिए सेंटर को कंट्रोल जो है ज़्यादा लगा था। लेकिन 1980 के बाद सिचुएशन बदलने लगा, रीजनल पार्टीज का राइज हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट आने लगी। अब स्टेट्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई थी तो सेंटर को स्टेट के साथ मिलकर जो है डिसीजन लेने पड़े। इसी से हमारा फेडरलिज्म जो है और स्ट्रांग हुआ है। ओके, इसी में आपको टर्म पता होना चाहिए, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एक नया कॉन्सेप्ट है। देखो, इसका मतलब होता है सेंटर और स्टेट मिलकर डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जीएसटी काउंसिल वाला। ठीक है, देखो जीएसटी काउंसिल में सेंटर और स्टेट मिलकर टैक्स रिलेटेड डिसीजन लेते हैं और इसी तरह नीति आयोग भी सेंटर और स्टेट के कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। ओके, वहीं अगर हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करें तो आज सिर्फ कोऑपरेशन नहीं है, कॉम्पिटिशन भी है। स्टेट एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते हैं जिससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिले, उन्हें बेटर गवर्नेंस मिले, इंडस्ट्रीज वगैरह मिले। इससे जो होता है डेवलपमेंट को बूस्ट मिलता है। ओके,
अगर हम फाइनेंशियल पार्ट देखें रिलेशनशिप का सेंटर और स्टेट के, तो फेडरल सिस्टम में पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंड करता है कि सेंटर और स्टेट के बीच टैक्स रेवेन्यू कैसे डिवाइड होगा, और इससे जो है फिजिकल बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करी जाती है। लेकिन अगर हम आज के टाइम में देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं हमारे, क्योंकि कई स्टेट्स ने काफ़ी बार एक्यूज करा है कि सेंट्रल एजेंसी जो है पॉलिटिकल का मिसयूज करती है। आर्टिकल 370 को रिमूव करने का करा है जम्मू कश्मीर के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए। तो काफ़ी जगह जो है सेंटर अपनी पावर को मिसयूज करता है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया भी है। इजी क्वेश्चन है, जितना इसको पढ़ोगे, मैं खुद बता रही हूँ, मैंने 2-3 बार ये क्वेश्चन समझाया तो मुझे याद हो गया है। तो 2-3 बार आप लोग भी पढ़ोगे पीडीएफ से, आपको याद हो जाएगा। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट एंड क्लास इन शेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी इन पॉलिटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कह सकते हो। देखो, सबसे पहले समझते हैं कास्ट क्या होता है। देखो, कास्ट एक सोशल सिस्टम है जिसमें लोगों की पोजीशन उनके जन्म के बेसिस, उनके बर्थ के बेसिस पर डिसाइड होती है। अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में कास्ट डिसाइड करती थी कि कौन सा इंसान क्या काम करेगा, किससे शादी करेगा, और सोसाइटी में उसका स्टेटस क्या होगा। यानी कि जब आप जिस ग्रुप में पैदा हो रहे हो, आप उसी ग्रुप की तरह काम करोगे, उसी ग्रुप के ऑक्यूपेशन को करोगे। ये सब होता था कास्ट। ओके, वहीं अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास का रिलेशन इकोनॉमी से, पैसों से ज़्यादा होता है। यानी कि किस इंसान के पास कितना पैसा है, उनकी इनकम कितनी है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, और उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कास्ट आपकी सोशल आइडेंटिटी है, वहीं क्लास आपकी इकोनॉमिक पोजीशन है। तो इंडिया की डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स पर दोनों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। अगर हम देखें तो कास्ट का अगर हम पॉलिटिकल रोल देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद जब सभी एडल्ट्स को वोटिंग राइट्स मिले थे, तब कास्ट एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल फैक्टर बन गया था। आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट के ग्रुप को ऑर्गेनाइज करती है। पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट बेस्ड मेंबर को खड़ा करती है ताकि सेम कास्ट वाले लोग आके जो है वोट दें। तो इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग कास्ट ग्रुप बनते हैं, कास्ट बेस्ड वोट बैंक बनते हैं। कास्ट का रोल सिर्फ वोट बैंक तक लिमिटेड नहीं होता, बहुत सारे बैकवर्ड और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ने कास्ट के थ्रू अपने राइट्स की डिमांड की है। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस के लिए स्ट्रगल भी करा है। ठीक है, आपको इसमें रिजर्वेशन का रोल भी पता होना चाहिए। देखो, रिजर्वेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एससी, एसटी, ओबीसी इन सबको रिजर्वेशन प्रोवाइड करी है, जिससे इनको एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, गवर्नमेंट जॉब्स मिली हैं, और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन मिला है। इससे हमारा डेमोक्रेसी जो है और इंक्लूसिव बन गया है। ठीक है, इसी में कास्ट में आपको मंडल कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था मंडल कमीशन का। 1990 में मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट की गई थी। कमीशन ने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन रिकमेंड किए थे, और इसके बाद बैकवर्ड कास्ट की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, ओबीसी कम्युनिटीज़ को लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला, और रीजनल पार्टीज भी उभर कर सामने आई जो बैकवर्ड कास्ट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती थी। इससे जो है इंडियन डेमोक्रेसी और ज़्यादा इंक्लूसिव बन गई थी। ऑलराइट, यहीं पे अगर हम क्लास का रोल देखें तो क्लास इकोनॉमिक इनइक्वालिटी शो करता है, हमें पता है। मार्क्सिस्ट जो थे, कार्ल मार्क्स जो थे, एक बहुत बड़े थिंकर थे पॉलिटिकल साइंस के, वो कहते थे कि सोसाइटी में पावर का रिलेशन इकोनॉमिक रिसोर्सेस से होता है। जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं उनके पास पावर भी ज़्यादा होता है। तो इंडिया में कास्ट और क्लास अक्सर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि पुराने टाइम पे आप देखोगे, अपर कास्ट के पास ज़्यादा लैंड होता था, एजुकेशन होता था, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती थी, जबकि लोअर कास्ट के पास क्या होता था, गरीबी होती थी। तो इसी वजह से कई स्कॉलर कहते हैं कि कास्ट और क्लास को अलग अलग समझना मुश्किल है, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, आपको दलित पॉलिटिक्स आपने बहुत बार पढ़ा होगा। बी आर अम्बेडकर ने दलित मूवमेंट करे थे। बीएसपी पार्टी भी दलित्स के बेसिस पे बनी है। ठीक है, कास्ट, क्लास एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आपको पता होना चाहिए। लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ था, एजुकेशन, बिजनेस, जॉब जो है नए अपॉर्चुनिटीज बन गए थे। तो कास्ट के बेसिस पे नहीं, बल्कि आप लोगों के नॉलेज के बेसिस पे आपको जॉब्स वगैरह मिलना स्टार्ट हो गई थी। ऑलराइट, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कास्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, और फिर दोनों का रिलेशनशिप। ऑलराइट, अभी के लिए 3 क्वेश्चंस काफ़ी है। 3 क्वेश्चंस में ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। आप लोग मेरे को बताओ कि क्या आप चाहते हो मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूं आगे के क्वेश्चंस भी,
ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस पीडीएफ में ना आपको टोटल जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 17 क्वेश्चंस। साथ ही साथ इसमें जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी मैंने दे रखे हैं। अगर आप ये पीडीएफ मेरे से परचेज करना चाहो तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक या फिर इंस्टाग्राम लिंक पे मेरे को डीएम करके ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो और अपनी एमपीएस 003 की जो तैयारी है और बेटर कर सकते हो। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं सेकंड पार्ट में। अगर आप लोगों को इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए जिसमें हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करें तो आपको नीचे कमेंट करना है नंबर 2। अगर जितना अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो पे रहेगा उतनी जल्दी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।